हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम बात करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज की इन कॉन्सेप्ट सीरीज। कॉन्सेप्ट सीरीज में जो भी वीडियोस होंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स हम लोग उनके पूरे कंटेंट को एक बार कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि आपको उनमें एक्चुअली एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कितनी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज। एक चीज मैं और बता दूं, एनवायरमेंटल इश्यूज के काफी सारे इलैबोरेटिव वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जो टाइम टाइम पे अगर आपको यहाँ पे ना मिल पाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट है इकोलॉजी की, वो भी डाल दूंगी, आप वहां से सारे देख सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज 16.1 एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। इससे पहले जो मेजर चीज आपको पढ़नी है कि वो है पॉल्यूशन के बारे में, कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या है। पॉल्यूशन क्या है? एनी चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। जो आपके नीट के सब्जेक्ट्स हैं वो तीनों, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज, लैंड, एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। what is pollution and what are pollutants? Agents that bring about pollution are known as pollutants. Clear? ये आपको सबसे पहले देखनी है। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए एयर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है? ऑटोमोबाइल्स की वजह से, बर्निंग की वजह से, जो अलग अलग रीजन है, लेकिन मेन स्ट्रेस जो आपके चैप्टर में दिया गया है वो है ऑटोमोबाइल पे, कि व्हीकल से कितना ज्यादा हमारा एयर पोल्यूशन होता है। साथ ही इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, वो है एक आपका स्क्रबर और इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर। किस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे अकर होता है। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन देखा है वहां देख ली थी। इसमें जो एयर पोल्यूशन है इसमें देखनी है आपको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में। ठीक है, यहाँ पे व्हीकल्स के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है कि किस तरीके से आपका प्लैटिनम और पैलेडियम जो है वो हेल्प करते हैं हमारी। तो बेसिकली जो हमारा एयर कंट्रोल, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल है उसमें व्हीकल्स आपको ध्यान रखने हैं फर्स्ट। सेकेंड, उसके मेजर्स क्या है ठीक करने के, यहाँ पे आपको डेट या डे आपका जो ईयर है वो याद रखना है। थर्ड, स्क्रबर, इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर याद रखना है। और उसके बाद हम आ रहे हैं इसी में इंक्लूडेड एक और चीज विच इज नॉइज, और जिसको एयर पोल्यूशन में ऐड किया गया था 1987 में। नॉइज वो अनडिजायरेबल कोई भी साउंड है। अब या तो ये इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा हो सकती है या लो इंटेंसिटी में ओवर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक। तो 1987 में नॉइज ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। नॉइज की फिर अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि जैसे किस तरीके से वो हमें कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे आपके में एक एग्जांपल भी है कि 150 डेसिबल्स तो हम लोगों को डेफनिंग कर सकती है, ईयर ड्रम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ये सब। Next is 16.1.1 which is controlling vehicular air pollution, a case study of Delhi. दिल्ली की अगर बात की जाए किस तरह पीआईएल लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दी, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह चेंजेस लाने को कहे, सीएनजी क्यों ऑप्ट की गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बसेस का कैसे कन्वर्जन हुआ बाय 2002, फर्दर सीएनजी के बेनिफिट्स क्या हैं ओवर पेट्रोल एंड डीजल। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने ऐड की थी, जैसे फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, उसके बाद में आपको कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ करने हैं। तो ये सब जो चीज़ें जो केस स्टडी मेंशन है उसमें, उसके अलावा जो मास एमिशन नॉर्म्स है भारत 1, 2, 3, 4, ये आपको याद करने हैं, तब जाके आपका ये 16.1 वाला जो फैक्टर है, जो टॉपिक है, ये कवर होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। इसकी एक्ट कब आई है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में, यानी कि सबसे पहले जो एक्ट आई थी इवन बिफोर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से पहले, वो थी हमारी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में। वाटर में पोल्यूशन कहाँ से आता है, किस तरीके से? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है आपके, डोमेस्टिक सीवेज है, बीओडी यहाँ स्टडी करना है, फाइटोप्लैंक्टन है आपकी, एल्गल ब्लूम है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी।
कि किस तरीके से सीवेज का पानी जाता है, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इवन हैवी मेटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो वाटर पोल्यूट कैसे हो रहा है ये पढ़ना होगा। वाटर पोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देख लिया सीवेज का, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, उसके बाद में हम लोग को 2-3 चीज़ें यहाँ देखनी है। एल्गल ब्लूम देखना है, राइट, देन बायोमैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है, यूट्रोफिकेशन किस तरीके से होता है, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो यू शुड नो हाउ डज इट अकर। नेक्स्ट, केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आर्कटा, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, किस तरीके से आर्कटा कैलिफोर्निया के लोगों ने हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक ऐसा प्लान डिवाइस किया जहाँ पे जो वाटर है आपकी उसकी फर्स्ट क्लीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीन ट्रीटमेंट के बाद उसको अलग अलग 6 मार्शेस के थ्रू फ्लो किया, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई और इस तरीके के माइक्रोब्स थे जो पानी को पॉल्यूटेंट से फ्री करते हैं, जो पानी प्योरीफाई करते हैं। तो ये केस स्टडी आपको याद होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे इकोलॉजिकल सैनिटेशन की एक बात है, जो इकोसान टॉयलेट्स हैं, कहाँ है, केरला में मेजर एग्जाम्पल दिया है एंड आपका श्रीलंका में भी दिया है। तो जो आपका ह्यूमन वेस्ट है उसको फ्लश ना करने के बजाय किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दिस इज अबाउट योर वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, domestic sewage and case study of integrated wastewater. Now solid waste. What are solid waste? कैटेगरीज जो है आपकी, वो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट है, यहाँ से शुरुआत हो रही कि आपके घरों से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, स्कूल से निकलता है, एवरीडे पेपर है, प्लास्टिक है, इवन समटाइम्स मेटल्स हैं, तो इनको कैसे अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट करने के बाद किस तरीके से इनको अलग अलग जगह पे हम लोग ट्रीट करते हैं, हॉस्पिटल्स का किस तरीके से ट्रीट होता है। साथ ही यहाँ पे बात की गई है लैंडफिल्स की, उसके अलावा और भी 2-3 ऑप्शंस दिए गए बट दे आर नॉट सूटिंग आवर नीड्स। देन इसकी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, जो कंप्यूटर्स, जो लैपटॉप्स नए वर्जन के आ गए हैं, तो जो पुराना वर्जन है वो किस तरीके से डिस्कार्ड करें। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक जापान है आपका, अमेरिका है आपका, वहाँ पे प्रॉपर तरीके हैं, प्रॉपर मेथड्स हैं, लोगों को प्रॉपर गियर दिया जाता है जिसे पहनकर वो ये सब चीज़ें करते हैं, बट अगेन दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आर्स, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे भेज देती हैं, और हम लोग यहाँ पे उनमें जो छोटी छोटी चीज़ें, चिप्स लगी हैं, जो छोटा सा भी गोल्ड लगा है, कुछ भी लगा है, उससे अलग चीज़ें करते हैं इनको। बट दिस इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर गियर नहीं है, प्रॉपर तरीके नहीं है, तो दिस इज बिकमिंग अनदर प्रॉब्लमैटिक एरिया फॉर अस। ठीक है, तो ये है आपका सॉलिड वेस्ट के बारे में। यहाँ पे प्लास्टिक वाला जो है आपका वो याद रखना है आपको। नेक्स्ट, केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, अहमद खान, आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन। इन्होंने किस तरीके से 40 किलोमीटर ऑफ रोड बना दी है बैंगलोर में विद द हेल्प ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक, जिसको कहा पॉलीब्लेंड और बिट्यूमेन को मिला के। अहमद खान नाम है जो प्लास्टिक सैप मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने ये शुरुआत की। धीरे धीरे किस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अब वो इसी पे काम कर रहे हैं कि जो रोड्स हैं वो वाटर रिपेलेंट बनती जा रही हैं, प्लास्टिक जब से उनमें ऐड होने लग गया है, सो दे आर वर्किंग ऑन इट। तो ये है आपकी केस स्टडी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ तब लोगों में बहुत ज़्यादा ये भी आ गया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से हम किस तरीके से अपनी क्रॉप को, किस तरीके से अपने पूरी ईल्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होने की वजह से इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश मिल गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है सॉइल को, सैलिनिटी बढ़ रही है, जो हम आगे भी देखेंगे। तो ऐसे में एग्रोकेमिकल्स हमारे लिए एक सरदर्दी बनते जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में हमारे पास है केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की
जीरो वेस्ट है, यानी कि एक साइक्लिकल प्रोसेस है जहां पे एक का वेस्ट जो है दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम कर रहा है। केस स्टडी में हमने क्या देखा है, रमेश चंद्र डागर सोनीपत हरियाणा से, उन्होंने किस तरह बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मिलाया है, बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, आपका एग्रीकल्चर, एक का वेस्ट दूसरे का न्यूट्रिएंट बन रहा है, ये परफेक्ट साइकिल है। किस तरीके से उन्होंने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया है, लोग उसमें चीजें सीख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी फार्मिंग का मुनाफा डबल कर सके, एंड दे आर ऑल गोइंग ऑर्गेनिक, यानी कि पेस्टिसाइड्स नहीं यूज कर रहे हैं, केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, 3 माइल आइलैंड, चेरनोबिल, ये दो चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है, लीक हुआ था यहाँ पे, जो आपके जो एक तरीके से समझ लीजिए जो कंटेनर्स थे उनसे लीकेज हो गई थी, और कितना हार्मफुल इफेक्ट रहा था इसके बारे में है। रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑब्वियसली रेडिएशंस कॉजेज होंगे, म्यूटेशंस होंगे, बहुत बुरे असर परिणाम बहुत लंबे समय तक चलेंगे, तो ये आपके रेडियो वेस्ट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस कैसा होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर मैं आपको नटशेल में समझाऊं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में ग्रो करते हैं बट बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से मर जाते हैं, उनको एक ग्लास के हाउस में रखा जाता है। होता क्या है, जब सूरज ऊपर आता है तो वो अंदर जाती है लाइट, उसके साथ साथ हीट भी जाती है, बट लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, हीट अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से वो प्लांट को प्रॉपर जो हीट चाहिए, जो वार्मथ चाहिए वो मिल जाती है। सेम इज गोइंग ऑन विद अर्थ। ये नेचुरल फिनोमिनन था जो कई हजार सालों से कंटिन्यू था। अगर ये नहीं होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम होता है एवरेज, बट इधर क्या हुआ है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो बहुत इंक्रीज हो गए हैं, हीट रेडिएशंस बहुत इंक्रीज हो गई हैं, पोल्यूशन मेजर रीजन है। तो अब वही चीज़ जो एक ग्लास हाउस में होती है अर्थ के साथ हो रही है, हीट और लाइट आते हैं, लाइट चली जाती है, हीट एंट्रैप हो जाती है, तो इससे हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे जैसे ग्लेशियर्स थे, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बर्फ मेल्ट होनी शुरू हो गई है, हमारे सीजन्स चेंज होने शुरू हो गए हैं, अब कभी भी बारिश होती है, कभी भी अचानक से ठंड हो जाती है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्ड किया गया था जो 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, इफेक्टिव हुआ था 1989 से। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नाउ ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। बैड ओजोन, गुड ओजोन, हमको दोनों के बारे में पता है। जो गुड ओजोन है वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वो एक ब्लैंकेट फॉर्म करती है जिसके थ्रू जो यूवी रेडिएशन है अर्थ की वो हम तक आ नहीं पाती हैं। जहाँ पे ये ओजोन डिप्लीट हो जाती है, वहाँ ओजोन जहाँ होल्स बन गए हैं, यूवी रेज आ रही हैं, एंड हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यूवी रेज बहुत स्ट्रांग होती हैं, इतनी ज़्यादा कि वो हमारे डीएनए के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी भी एनर्जी डिस्टेबलाइज कर देती है, उनकी बॉन्डिंग तोड़ देती है, म्यूटेशंस अकर होती हैं, कैंसर्स होते हैं। अगर आपको पता हो ऑस्ट्रेलिया में हो गया था, वहाँ पे लोगों के स्किन कैंसर्स बहुत बढ़ गए थे, साथ ही स्नो ब्लाइंडनेस जैसी बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ओजोन का डिप्लीट होना इज वेरी बैड फॉर अस। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का थोड़ा डिटेल में आपको बताया गया है कि किस तरीके से एसी में या रेफ्रिजरेशन में कूलेंट की तरह जो यूज होते थे सीएफसीज, अब तो काफी कम हो गए हैं, तो वो किस तरीके से जब एयर में जाते हैं, क्लोरीन जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है डीजनरेट करने को। होता क्या है कि जो ओजोन है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में यानी कि आपके स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की हेल्प से। यहाँ पे क्लोरीन कैटलिस्ट की तरह काम करके डिग्रेड कर देता है, और सबसे बुरी बात है कि कैटलिस्ट जो है यहाँ पे क्लोरीन वो कंज्यूम भी नहीं होता है रिएक्शन में, तो क्लोरीन वहाँ पे बिल्डअप होता जा रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन हो रहा है, और जो हमारा सेफ्टी ब्लैंकेट है ये हटता जा रहा है। सो ये है आपका ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, याद होना चाहिए। क्लोरीन का क्या काम है वो याद होना चाहिए।
नाउ डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे सॉइल एंड वाटर का एग्जांपल है कि किस तरीके से सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, सॉइल इरोजन होता जा रहा है, वाटर हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि हमें इस तरीके के मेथड्स निकालने हैं कि हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके और जो हमारा डिप्लीशन या डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का वो भी ना हो। So this is all about that. Next, deforestation. Deforestation पेड़ों का कटना। पेड़ों के कटने से हमें क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे बड़ी बात तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ले लीजिए कि दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। वहाँ पे पेड़ कटे जा रहे हैं जो कि ऑक्सीजन के लेवल को काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर देगा। डिफॉरेस्टेशन से मेन प्रॉब्लम क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज झूम कल्टिवेशन जो कि है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में होता था कि पहले एक एरिया को काटते थे वो लोग, वहाँ पे उसको जलाया जाता था, जो ऐश होती थी वो फर्टिलाइजर की तरह यूज होती थी, यहाँ फार्मिंग करते थे, देन दे यूज टू मूव ऑन दूसरे एरिया में और तब तक इस एरिया को एज इट इज छोड़ देते थे कि वो ग्रो कर जाए। बट अभी क्या हो रहा है, ये ग्रो करने का, रीग्रो करने का, रीबिल्ड होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, दे आर जस्ट स्लैशिंग, हटाते जाओ हटाते जाओ। तो इस वजह से झूम कल्टीवेशन जो एक टाइम पे अच्छा था अब हमारे लिए बुरा बन गया है। मूविंग ऑन टू, इसमें एक चीज़ हाँ आपको याद रखनी है कि रिफॉरेस्टेशन की बात की, यानी कि पेड़ और लगाने चाहिए। जो कवर पहले था फॉरेस्ट का अब बहुत कम हो गया है, 67% फॉर द हिल्स एंड 33% फॉर द प्लेन्स कहा गया है, ये अवेलेबल नहीं है, तो ये होना चाहिए और इसी के बारे में रिफॉरेस्टेशन की बात की गई है। लास्ट है आपका केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे कुछ ईयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 1731 किंग ऑफ जोधपुर ने फर्नीचर ऑर्डर करने के लिए कहा, पेड़ कटने लगे, अमृता देवी बिश्नोई सामने आई, उन्होंने अपनी जान गंवाई पेड़ों को बचाने के लिए, साथ ही उनकी 3 डॉटर्स भी एंड अदर पीपल फ्रॉम द बिश्नोई कम्युनिटी। 1974 में गढ़वाल हिमालयाज में जो लेडीज थी उन्होंने चिपको मूवमेंट किया कि पेड़ नहीं कटने देंगे। फाइनली 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लॉन्च किया, जिसमें पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं वो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करेंगी और इनके साथ जो हमको फॉरेस्ट से एडिशनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रबर हो गया आपका, गम हो गया, लैक हो गया, ये सब उनको दे दिया जाएगा सो दैट दे कैन सर्वाइव। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बट हाँ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, बट दिस इज लाइक सो इंटरेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें तो आपको जनरल नॉलेज में ही पता होती हैं। एक बार फटाफट रीड कर लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वहाँ हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीरीज से ऑलमोस्ट हम लोग एवरी नाउ एंड देन एक एक चैप्टर ला रहे हैं ताकि आपको समझने में, रिवाइज करने में आसानी हो जाए, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।